पूछे। अभी 17 लोग हो गए। ऑलमोस्ट कितने लोग होने वाले हैं हम लोग? ऐसे तो 32 जरूर होना चाहिए। और मतलब इसमें सबसे कन्फर्म होके जोड़े हैं, मतलब सबसे कन्फर्म हो लिए हैं, उसके पर्सनल पर इस पर पागल बनाए हुए हैं, एकदम आजीज आजीज किए हुए हैं सबको। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। हेलो इला मित्तल, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून ईला, चंदा एंड कल्पना जी एंड ऑल ऑफ यू। हेलो रोजिंदा जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सुन लिए। अमिताभ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये विनय सर अभी नहीं जुड़े हैं ना? नहीं मैडम, मैं जुड़ गया हूँ। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर अमिताभ सर। गुड आफ्टरनून अमिताभ सर। 22 पार्टिसिपेंट हो गए हैं, हम लोग अब स्टार्ट ही करेंगे। नहीं एक बार सर का इंट्रोडक्शन हमारे लीडर्स जान जाए। प्लीज सर, विनय सर आप अपना इंट्रोडक्शन। चलिए ठीक है। काम हो चुके हैं, अब काम। चलिए, जैसा आप जानती हैं मेरा नाम विनय मिश्रा है और मैं सॉफ्ट स्किल मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ। मैं बहुत सारी कंपनियों के लिए ट्रेनिंग करता हूँ। मैं फ्रीलांस ट्रेनर हूँ। तो ट्रेनिंग आप किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह पे मेरी ट्रेनिंग होती है। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पुलिस डिपार्टमेंट, HDFC, कोटक, एयरटेल, वीडियोकॉन, टाइटन, LG, हीरो, मारुति, सभी जगह पे मेरी ट्रेनिंग होती है। तो मैं बिहेवियरल ट्रेनर हूँ और सिर्फ ट्रेनिंग करता हूँ। मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो बिहेवियरल ट्रेनिंग है। बाकी ट्रेनिंग के अलावा मैं कोचिंग, ग्राफोथेरेपी, ये सारी चीजें करता हूँ। तो ग्राफोथेरेपी हो सकता है आप लोग सुने होंगे या फिर पता नहीं। तो मैं बता दूं ग्राफोथेरेपी क्या है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में आप लोग कुंडली दिखाते हैं, वैसे ग्राफोलॉजी में हम लोग राइटिंग देखते हैं। राइटिंग देख करके हम आपको आपके बिहेवियर्स के बारे में बता सकते हैं। तो ये है मेरे बारे में। मैं रहने वाला पटना का हूँ, बट ट्रेनिंग के लिए ट्रैवल करता रहता हूँ अक्सर ऑल ओवर इंडिया। ये मेरा परिचय। और बाकी अगर कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो जरूर पूछ सकते हैं। यस मैडम। अमिताभ सर अभी नहीं ज्वाइन किए क्या? गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। आ रही है, थैंक यू। सभी को वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।
श्वेता मैम आई कि नहीं, कल्पना मैम आई कि नहीं? कल्पना जी आप आ गई? जी सर। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही अभी आ जी गई। सर, हम लोग प्रोफेशनली स्टार्ट ही कर दें इसको। और मेरा भी ये एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग टाइम से स्टार्ट कर दें। अगर कोई लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो लेट देम सफर। जो लोग टाइम पे हैं उनको ऑन टाइम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ दीप, हम लोग को अब स्टार्ट कर देना चाहिए। 1:10 हो गया। बिल्कुल, जब हमारे ट्यूटर्स आते हैं मैक्सिमम लोग देख चुके हैं। शिखा जी, हम लोग को स्टार्ट करवाना चाहिए। जी बिल्कुल स्टार्ट करवाना चाहिए, क्योंकि हाँ, जो लोग बिल्कुल, क्योंकि सबकी टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है बाद में। यस वो बेनिफिशियर होने चाहिए और जो लेट है वो लूजर जी, होने जी। चाहिए। हम राइट राइट, का नहीं रोक सकते, तो वी शुड स्टार्ट नाउ। यस श्योर, लेट्स स्टार्ट। या कल्पना जी, आज हमारे पहले स्पीकर कौन है? कल्पना दी, हम लोग अमिताभ सर के साथ शुरू कर सकते हैं। अमिताभ सर यहाँ पर है तो हम हाँ। शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, जो है अपना शुरू। ओके, सर प्लीज। थैंक यू। और सभी को हार्दिक बधाई आपके प्रोग्राम के लिए। आपने इसमें ज्वाइन किया। आज के टॉपिक में दो चीजें हमने देखा। जोड़ कहीं से कितने लोग आए कल्पना मैम? सर 28 लोग। हाँ ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी, ऑर्गेनाइजेशन की, मैनेजमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, और उसकी आधार पर लीडर कैसे बनते हैं, लीडर कहाँ से आते हैं, प्लीज और आप लोग लीडरशिप अनम्यूट की कर जरूरत, दीजिए। हाँ, लीडरशिप की जरूरत कब पड़ती है, इसको हमने एक छोटा सा स्टोरी टाइप से बनाया है। आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो हम शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो क्या मैं शुरू करूं? हम बोल रहे हैं। हाँ, तो देखिए, आपकी बहुत आवाज ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपने ऐसा कभी सुना भी नहीं होगा। हम आपको जो हिस्ट्री बता रहे हैं लीडरशिप का, वो हमने अपने से इजाद किया है। सारी किताबों को पढ़ के उसका निचोड़ निकाला है और वो आपको बतला रहे हैं। और आप चूंकि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपको ये बहुत उपयोगी लगेगा। और किस समय किस लीडरशिप स्किल और किस समय लीडर की जरूरत होती है, ये सब चीज आपको मालूम होगा। और लीडर को क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी चीजें आपको बहुत शॉर्ट समय में और बहुत अच्छे एक स्टोरी से मालूम होगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सो आई एम स्टार्टिंग विद योर काइंड परमिशन। ओके, और ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एंशियंट टाइम में, पुराने प्राचीन काल में, लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, ठीक है, और जंगल में रहते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, और फिर उसके बाद भूख तो लगती थी। भूख लगने पर शिकार के लिए निकलते थे। और कपड़े नहीं पहनने से कभी कभी कोई कांटा या कभी कोई चीज जब शरीर में चुभ जाता था, तो उनको बहुत कष्ट होता था।
और वो कितने लोग उसमें मारे जाते थे, इलाज नहीं कर पाते, तब लोगों ने पेड़ का छाल लपेटना शुरू किया, है ना। और उसके बाद फिर ये तो रिकॉर्ड होके आता है, ये लोग पूरा रिकॉर्ड कर लो। तो पेड़ का छाल पहनना शुरू किया, भूख लगती थी तो फल खाते थे और जानवरों को मार के खाते थे। तो अब जानवरों का मांस कहाँ से आए, तो शिकार को निकलते थे, और जब शिकार को निकलते थे तो खुद शिकार हो जाते थे। उसमें से जितने लोग शिकार करने जाते तो उसमें से कुछ लोग लौट के नहीं आते। इन लोगों ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारी भूख आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाए और हमारे आदमी भी खत्म नहीं हो। उसी में से एक समझदार आदमी बाहर निकलता है और वो कहता है कि भाई साहब, हम लोग अकेले जो जाते, मतलब 2-3 आदमी मिलके जाते हैं, उससे जानवर मजबूत हो जाते हैं और हमें मार डालते हैं, हमारे 2-4 आदमी मर जाते हैं, हम खाने जाते हैं उनको, हमको खा जाते हैं। तब उन्होंने कहा एक बात कि चलो हम लोग समूह में जाएं। अब जब समूह में जाने लगे तो उसकी बात लोगों ने सुन ली। ये आदमी लोगों को परखता था और ग्रुप का, समुदाय का एक नियम बनाता था। अब उन लोगों को समझाया, तो जब ये लोग शिकार करने ग्रुप में जाने लगे तो कैजुअलिटी कम होने लगी। ग्रेजुअली लोगों की संख्या, मरने वालों की संख्या कम होती गई। तो लोगों ने स्वीकार किया कि ये आदमी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, इसकी बात मान लो, इसकी बात मान लो। लोगों ने उसकी बात मानना शुरू किया। फिर इसके बाद इन लोगों ने महसूस किया कि शिकार के क्रम में औरतें कमजोर पड़ती चली जा रही हैं। तो औरतों को लोगों ने घर में बंद कर दिया कि तुम घर में रहो। बच्चे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। औरतों और बच्चों को बचाने में कई लोगों की जान चली जाती थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जब जान चली जाती थी तो इस नेता ने डिसाइड किया कि एक मतलब घास फूस का एक वो बना लिया, पेड़ के नीचे एक घर बना लिया और घर में औरतों को और बच्चों को रख दिया। और ये लोग जो शिकार करके आते थे वो मांस उन लोगों को दिया करते थे और फल ला के देते थे, तो औरतें खाना बनाती थी। तो देखो, उस समय ही लोगों ने उस लीडर के, माने उस आदमी को जो बता रहा है उसकी बात को सुनने से फायदा महसूस किया और समुदाय में रहने लगा। अब हम असाइनमेंट में कुछ कुछ प्रश्न देंगे, आप ध्यान से सुनिएगा, उन प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। और उसी समय आदमी समूह में रहना सीख लिया और ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अब ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? बहुत से लोगों का एक समुदाय जब एकजुट होकर किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करे, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाया। What is organization? Association of so many people associated themselves in order to achieve the common goal of the group is called association. बहुत से लोगों का, अब ये परीक्षा में ये जब हम लोग असाइनमेंट में प्रश्न पूछेंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, अब ये डिफिनीशन आपको देना होगा। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? बहुत से लोगों का एक समुदाय जब एकजुट होकर किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास करे, ये ऑर्गेनाइजेशन कहलाया। चलो जी, और आज तक यही परिभाषा काम आ रहा है और आज इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट में हम ट्रेनिंग डायरेक्टर थे तो हमारा काम था ट्रेनिंग करवाना। यहाँ पे सब लोग ट्रेनिंग लेने आते, तो विशेष उद्देश्य हो गई ट्रेनिंग लेना और देना, है ना। और सारे लोग यहाँ पे ट्रेनिंग से संबंधित जुड़ते थे और मिल करके एक उद्देश्य की प्राप्ति कि हम कुछ नॉलेज और स्किल सीख लें, ये विपार्ड संस्था कहलाई। आपकी ह्यूमन एंटरप्रेन्योर संस्था कहलाई। क्या आप
ह्यूमंस को डेवलप कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप कर रहे हैं, इसमें इनमें लीडरशिप स्किल और सारे स्किल को आप बता रहे हैं और इनको उसको फॉलो करने के लिए मतलब इम्प्लीमेंट करने का रास्ता हम लोग बताएंगे। तो ये भी हम लोग का एक एसोसिएशन हो गया। तो एसोसिएशन की परिभाषा हो गई, ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा हो गई, एसोसिएशन ऑफ सो मेनी पीपल एसोसिएटेड themselves in order to achieve the common goal of the group is called organization. Now what happened? ये करने के बाद में ये लीडर एक दिन 2-3 दिन बाद चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और कोने में खड़ा होके सबकी एक्टिविटी को देखने लगा। ग्रुप के लोगों को ले जाता था शिकार कराने और सबकी एक्टिविटी को देखने लगा। और लोग इसने कहा कि भाई साहब हमको 3 दिन तक डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा लगेगा और लीडरशिप के सारे क्वालिटी और क्यों जरूरत होती है सब चीज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। हमने ये सब IAS को भी और डिप्टी कलेक्टर को भी और स्वच्छ भारत मिशन में भी दिल्ली में भी सबको बताया। अब देखो ये आदमी अलग खड़ा हो गया और ग्रुप के लोग कहने लगे कि साहब आप अलग क्यों खड़े हो गए, हम लोग जान से लड़ करके ये कर, बोला देखो हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको 3 दिन छोड़ दो, फिर तुम हम जैसा फिर हम जैसा कहेंगे वैसे करना। तो 3 दिन लोगों ने छोड़ दिया। 3 दिन लोगों ने छोड़ने के बाद उन लोगों ने 3 दिन बाद ये जो था आदमी जो अलग खड़ा था वो बताया कि देखो हमने देखा है A और B बहुत मसल मैन है, ताकत वाले, C और D बहुत अच्छे शाउटर हैं, चिल्लाने वाले हैं, E और F बहुत अच्छा हथियार बनाने वाले हैं, G और H बहुत अच्छा शूटर हैं, बहुत एक बार में उनकी मतलब उनका निशाना कभी जल्दी चूकता नहीं है ना। F और G बहुत अच्छे रनर हैं, जोर से दौड़ते हैं, है ना। H और I बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, ये सब चीज का खबर आके हमको देते हैं, है ना। और इधर औरतें अपने घर में हैं और बच्चे अपने घर में हैं, छोटा सा झाड़ फूक का घर बना दिया, उसमें उनको रख दिया, औरतों को घर में सुरक्षित रख दिया, बच्चों को सुरक्षित रख दिया। हमने ये सारा देख लिया। अब देखो मैं जैसे बताता हूँ वैसे करो। जो मसलमैन है वो ले आकर के बहुत सारे भारी भारी पत्थर हमारे पेड़ के नीचे रख दें और उसी पेड़ के ऊपर में मसलमैन A और B बैठ जाए और मेरे बगल में शाउटर रहे, दोनों C और D जो शाउटर है चिल्लाते हैं वो मेरे बगल में खड़े हो जाएं। E और F जो रनर है वो थोड़ी सी दूरी में खड़े रहे, है ना। और उन्होंने बताया कि U एंड B जो है स्मेलर हैं, सूंघ के बता देते हैं कि शेर आ रहा है कि चीता आ रहा है कि खरगोश आ रहा है कि क्या आ रहा है। तो हमने इनको पहचान लिया, ये लोग जो हैं ये स्मेल करके बताएंगे, वो मेरे एकदम बगल में रहेंगे। तो जैसे ही मतलब कोई भयानक जानवर आएगा और ये दोनों मसलमैन पेड़ के ऊपर रहेंगे, नीचे में सारे पत्थर रहेंगे और यहाँ पे हमारा निशानेबाज शूटर रहेगा और घर में जो घर के बगल में वहां पर हथियार बनाने वाले रहेंगे, उनसे कुछ दूरी पर रनर रहेंगे। उसने ये क्या किया, योजना बनाई, प्लानिंग किया, उसी समय योजना बनाया कि देखो साहब ऐसे ढीला ढाला करने से काम नहीं होगा, ऐसे करना पड़ेगा। जैसे अभी हम लोग का ग्रो कर गया, हमने सभी लोगों के टैलेंट को आइडेंटिफाई किया। बहुत दिन से 1 साल से रजिस्ट्री नहीं हो रहा था, लेकिन हमने देखा कि कौन क्या कर सकता है, उसके हिसाब से लोगों को चुना और 1 मिनट देरी नहीं किया उनको अथॉरिटी देकर। तो पहला उसने प्लानिंग किया, पहले तो लोगों के टैलेंट को पहचाना। हम भी बहुत गहराई से 1 साल से रिक्वेस्ट करते थे कि भाई रजिस्ट्री करा दो। अभी वो सक्सेस हुआ क्योंकि हमने टैलेंट को पहचान लिया और टैलेंट को पहचान के उसी टैलेंट को उसके
उसके हिसाब से हमने काम डेलीगेट किया। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, ये डेलीगेशन ऑफ पावर को डेलीगेट भी करना पड़ता है जिससे वो काम करे, है ना। तो ये जो नेता था, ये जो आदमी था जो आगे आगे करने ना, वही लीडर बन गया। उसमें क्या थी, उसमें लोगों के क्षमता को पहचानने की शक्ति थी, नंबर 1। लोगों के टैलेंट को पहचानने की शक्ति थी, नंबर 2। उसके टैलेंट के हिसाब, अब उसको पूरा मालूम था कि इस काम को करने के लिए किस किस टैलेंट और स्किल की जरूरत होगी, और नंबर 3, जो जिस टैलेंट के लिए उपयुक्त है उसको वही काम दिया गया, जिसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं, ये भी डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, उसको दिया गया। फिर उसने कहा कि जैसे जैसे कोई जानवर आएगा वैसे ये शाउटर चिल्लाएगा कि ये आ रहा है, और उसके लिए कौन सा हथियार आए ये मेरा परामर्श जो कंसल्टेंट है वो बताएगा। ये जैसे बताएगा, ये रनर दौड़ के जाएगा, बोले कि ये शेर आ रहा है, इसके लिए ये हथियार चाहिए, और वो जो हथियार बना रहा, और तुरंत उसके हाथ में हथियार दे देगा और ले आकर शूटर को दे दिया, और शूटर ने निशाना मारा और कोई तरह की गलती नहीं हुई, निशाना सीधे जानवर को लगा और वो नीचे छटपटाने लगा। और जैसे छटपटाने लगा, और उन लोगों को पहले से इंस्ट्रक्शन था कि मसलमैन ए और बी दोनों उतरेंगे और उससे क्या करेंगे, पत्थर से मार मार के जानवर को मार डालेंगे। लेकिन उसमें एक्स और वाई जो थे वो बहुत अच्छा कटर थे। फिर वो जब ये जानवर अधमरा हो जाएगा या मर जाएगा तो फिर आकर के वो जो कटर था वो अपने शार्प हथियार से जानवर को काटेंगे, और उसका छाल आ गया शरीर को ढकने में, और उसका मांस ले जा करके घर में दे दिया, खूब बढ़िया से खाया, और कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई, जानवर भी खत्म हो गया, दूसरे भी, और जानवर के छाल से अपने शरीर को ढकने का आर्ट भी सीख लिया, घर में रहने का भी आर्ट सीख लिया, और ये आदमी जो था यही मैनेजर बना या लीडर बना। और उसी समय मैनेजमेंट की परिभाषा आई। उसने लोगों को कहा कि भाई साहब देखो, हमने सबके टैलेंट प्लानिंग किया, हमने ऑर्गेनाइज किया, हमने सभी के वर्क को एक दूसरे से को रिलेट किया, लिंकिंग इस्टेब्लिश किया, कब किस समय क्या जरूरत है, हमने ये प्लान बनाया, और प्लान बना के उनको डेलीगेट किया कि ये काम आप ये करो, और रिपोर्टर आके रोज उनको सलाह देता था और बताता था कि आज ऐसे, आज आपने ये किया, आज इसने ऐसे किया। अब देखो ध्यान से सुनना, अब इसमें जो आदमी थोड़ा सा ठीक ढंग से नहीं काम कर पाता था, जो स्टैंडर्ड में, देखो ये स्टैंडर्ड है और हम उससे थोड़ा कम है, वो थोड़ा कम स्टैंडर्ड में काम करता था, उसकी भी रिपोर्ट उसको मिल गई कि उसकी कम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कम है। इस परफॉर्मेंस कम की वजह से हमारे ग्रुप को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा मतलब डिले हो रहा है परफॉर्म करने में। तो इसको बाहर निकाला, उसको बाहर निकाल के बोला कि साहब ध्यान से सुनिए, बाहर, उसको बाहर बुला करके बोला कि अब कल से हम तुमको प्रशिक्षण देंगे, जो प्रशिक्षण हम आप लोगों को दे रहे हैं, है ना, कल से तुमको सिखाएंगे, देखो ये चीज तुम्हारे में हम कमी देखे हैं, इसको आप सुधार लो, इसको सुधार लो। हमारे ग्रुप में एक है जो दानापुर में लड्डू बनाती है, और वो शर्मा रही थी, मैट्रिक हैं हम, लेकिन उन्होंने टेस्ट ऑफ बिहार एक इंस्टीट्यूट खोल दिया है, और उनको मालूम है कि कौन आदमी कैसे बेसन छानेगा, कौन आदमी उसमें कितना डालेगा, जिससे कि दानापुर क्या पूरा पटना उसका टेस्ट ले रहा है और उसको एंजॉय कर रहा है, और वो मैट्रिक पास औरत, और मतलब अभी दानापुर की क्वीन बनी हुई है ना। तो देखिए लीडर वही होता है जिसमें ग्रुप के लोगों से ज्यादा क्षमता हो, नंबर 1, हर तरह का ज्ञान हो, नंबर 2, दूसरों से काम करवा लेने की क्षमता हो, दूसरों से काम करवा लेने की क्षमता हो, नंबर 3, डिसीजन लेने की क्षमता हो, निर्णय बढ़िया से ले सके, नंबर 4, बढ़िया प्लानिंग कर सके,
नंबर 5, लोगों को महसूस करवा दे कि मेरे बिना ये हमको यदि प्लानिंग और उससे नहीं करो मैंने हमको नहीं करने दोगे तो इतना सुंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मेरे रहने से मिलता है ना। ये सारी गुण लीडर में होती है और सारे ग्रुप के लोग ऑटोमेटिक उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैनेजर या लीडर जो होता है वो खुद काम कम करता है लेकिन दूसरों से काम करवाने की कला को जानता है। और भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, उसी समय मैनेजमेंट की परिभाषा बनाई गई और मैनेजमेंट की परिभाषा कही गई, द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इज द मैनेजमेंट। दूसरों से कैसे काम सुगमता से अच्छा से करवा लें सफलतापूर्वक, इसको मैनेजमेंट या प्रबंधन कहते हैं। आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, दूसरों से अच्छा काम करवा लेने की क्षमता को माने आर्ट को, कला को मैनेजमेंट कहते हैं। और ये जो मैनेज करता वही ग्रुप लीडर होता है, वही नेता होता है। समझ में आया ना। तो ओरिजिनिंग समय में ही और आज तक की मैनेजमेंट की परिभाषा यही है, द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इज मैनेजमेंट। ऑन द टॉमस्टोन ऑफ एंड्रयू कैर्नेगी एक बहुत अच्छा मैनेजर था, बहुत बड़ा मैनेजर था। टॉमस्टोन क्या होता है मालूम है? जब अंग्रेज और मुस्लिम मरते हैं, हिंदू में हम लोगों में तो जला दिया जाता है बॉडी को, लेकिन उन लोगों को कब्र कर दिया जाता है। लेकिन कब्र में अंग्रेज लोग एक पत्थर लगाते हैं और उस पत्थर पे लिखते हैं कि इसका जन्म कब हुआ और इसकी मृत्यु कब हुई और इसने अपने जीवन में सबसे बड़ा काम क्या किया, तो उसके उसमें जन्म, मृत्यु और डेट और सबसे बड़ा काम में क्या लिखा था मालूम है? हियर लाइज ए मैन, यहाँ एक आदमी लेटा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। ये जो बड़े बड़े लोगों को पढ़ाते हैं आपको भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कल आप लोगों का जो एंट्री लेवल देखा है वो छोटा नहीं है, बहुत अच्छा है। मैट्रिक वाली भी बहुत क्वालिफाइड थी, इसलिए हम आपको इंफीरियर कहीं से भी नहीं समझ रहे, इसलिए बड़ा ज्ञान दे रहे हैं। तो यहाँ एक आदमी लेटा हुआ है जो जानता है, who knows how to enlist a man better than himself in his team। अपने से अच्छे आदमी को बुला करके हम किस तरह से काम करवा लें, ये आर्ट ये जानता है। Here lies a man, यहाँ एक आदमी लेटा हुआ है, who knows जो जानता है, how to enlist a man better than himself in his team। अपने टीम में अपने से अच्छा आदमी रख करके कैसे काम करवा लें, ये आदमी में ये खासियत थी और ये आदमी इसमें विशेषज्ञ था। अब आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछूंगा कि भारत में जन्मा हुआ एक म्यूजिशियन था, म्यूजिशियन है अभी भी, जो शिकागो में अपना प्ले मतलब अमेरिका में प्ले करता है, जो वर्ल्ड का बेस्ट रिकॉर्डियन, वर्ल्ड का बेस्ट म्यूजिशियन है, म्यूजिक कंपोजर है। उसका क्या नाम है? भारत का जन्मा हुआ बेस्ट ऑर्केस्ट्रा मास्टर है, दुनिया का सबसे बेस्ट ऑर्केस्ट्रा मास्टर, लेकिन अमेरिका में रहता है। उसका क्या नाम है आप लोग बताइए, उसका क्या नाम है? किसी ने सुना है? नहीं सुना तो आप बोलिए, हम बोलेंगे। नहीं हाँ? सर, नहीं सुना। नहीं सुना ना? उसका नाम था जुबिन मेहता, अभी भी है। आपने जुबिन मेहता का सुना होगा, बहुत बहुत फेमस ऑर्केस्ट्रा मास्टर है। तो जुबिन मेहता का एक प्रोग्राम शिकागो में होने वाला था, तो उन्होंने प्रोग्राम करवाया और उनका एक $100 का टिकट $5,000 में ब्लैक हुआ। एक $100 का टिकट $5,000 में ब्लैक हुआ और सारे लोग आए। तो और मतलब हमेशा इनका टिकट ब्लैक होता है, इतने बड़े और इतना अच्छा कंपोजर है, लेकिन इंडियन बॉर्न है, पंजाबी है जुबिन मेहता। अब देखिए
अब वो परफॉर्म करने गए, उनके टीम में करीब 100 आदमी है, 100 लोग म्यूजिक प्ले करते हैं। जैसे लक्ष्मी कांत प्यारे लाल के टीम में कितने लोग म्यूजिक बजाते हैं, एक सिंगर होता है, उसी तरह से उसके टीम में 100 आदमी है, 100 इंस्ट्रूमेंट प्लेयर प्ले करने वाले। ठीक है, तो इस दिन पता नहीं वो जब करने आए तो एक आदमी जो उसमें रिकॉर्डिंग बजा रहा था, उसको गुस्सा आ गया। वो देख रहा था कि ऑर्केस्ट्रा मास्टर है और बीच में ऐसे 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 लकड़ी करके इशारा करता है, लेकिन उसको कुछ भी बजाने इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है, और ये हम लोगों को रूल करता है ना। याद रखिए, लीडर लोगों से काम करवाता है और खुद कम करता है, खुद काम कम करता है और दिखाता है, क्योंकि उसके दिमाग को, उसके वो माथा को संतुलन में रखा। देखिए डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर आपके आईएएस जब आते हैं तो ये चपरासी दौड़ के उनका गेट खोल देता है और वहां पे बढ़िया एयर कंडीशन में साहब बैठ जाते हैं। चाय लाता है तो चाय के केतली को भी मुकुट पहना के और चाय के कप को भी सजा के लाता, बढ़िया से निकाल। क्यों? क्योंकि उसको मेंटल पीस मिले। मेंटल पीस लिख के मिलेगा तो वो सुंदर योजना बना के क्रियान्वित कर पाएगा। तो लीडर ज्यादा हेलो, हाँ, तो ये बीच में कैसी आवाज आ रही नहीं समझ में आ रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि लीडर जो है, हाँ, तो उसको पूरा सजा करके लाता है और पूरा वेल ड्रेस्ड प्यून भी रहता है, ड्राइवर भी रहता है। तो इससे क्या होता है, साहब को मेंटल पीस मिलता है, तो बड़ा बड़ा डिसीजन ले पाते हैं। तो फिर जुबिन मेहता को उसने एक रिकॉर्डियन प्लेयर ने वो लिख दिया कि साहब आप बीच में आके झूठ मूठ का हम लोग को रूल मत कीजिए, आप स्टेज से हट जाइए, क्योंकि कभी कभी लोगों का इंस्ट्रक्शन या लीडर का जो मतलब कमांड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, सबऑर्डिनेट को पसंद नहीं आता है, सबऑर्डिनेट को पसंद नहीं आता है। तो उसने ऑब्जेक्शन कर दिया। तो देखिए, अब लीडर को देखिए, जुबिन मेहता ने उसको चुपचाप पढ़ा और मुस्कुराया, मुस्कुरा के और जितने लोग थे उनसे एक बात कहा कि भाई साहब हम अब थोड़े देर के लिए ऑडियंस में जाएंगे और सुनेंगे कि आखिर में हमारे लोगों का परफॉर्मेंस है कैसा। इसलिए हम एक बार आप लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, 2 मिनट के लिए बैठेंगे। जब वो नीचे आके बैठ गया तो बजाना लोगों ने शुरू किया। रिकॉर्डिंग वाला जो था वो खुश हो गया कि ठीक है, ये झूठ मूठ का तानाशाही करता है, बीच में डंडा चलाता है। लेकिन देखिए, उसकी वजह से वो रिकॉर्डियन का मास्टर बना था और उसकी वजह से ही उसकी रोजी रोटी भी चलती थी। लेकिन उसको देरी नहीं, उसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया अपने एक इंस्ट्रूमेंट बजाने पर कि उसने अपने मालिक को भी कह दिया कि आपकी जरूरत नहीं है, आप स्टेज से नीचे उतर जाइए, हम लोग अपने परफॉर्म कर लेते। अब बजाना जब शुरू किया तो एक बार क्या हुआ कि तबले की आवाज गड़बड़ाई, तो एक आदमी चिल्ला रही, क्या व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू। तो ये आवाज माइक में आ गई, म्यूजिक गड़बड़ाया। तो दूसरा बोला चुप 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 चुप, तो ये भी आवाज आ गई और सारा बैलेंस बिगड़ गया, रिदम बिगड़ गया। गड़बड़ गड़बड़ होते होते पब्लिक सोचने लगी कि ये क्या होने लगा। फिर कितनों चेष्टा करने पर भाई तुम चुप रहो ना, फिर एक दूसरे को दोष देने लगे और फिर पब्लिक गर्मा गई कि ये क्या मतलब, $5,000 का टिकट ले लेके हम लोग $10,000 का टिकट ले लेके इसने हमको बुद्धू बनाया। और फिर लेके पत्थर, ईंटा, टमाटर, अंडा सब फेंकने लगे। और तब मुस्कुराता हुआ ये जुबिन मेहता आया और उस लड़के के शरीर पे हाथ रख के बोला, बेटा आगे के बाद से ऐसा कमेंट मत कर, नहीं तो तुम भी मार खाओगे और हमको भी मार खिलाओगे। चुपचाप जो मैं बोलता हूँ वो करो, नहीं तो यही न्यूसेंस क्रिएट होगा। और फिर आकर के वो
बीच में खड़ा हुआ और बोला कि मैं सबसे 1 मिनट का समय लेता हूँ। मैं 2 मिनट के लिए नीचे गया था तो ये थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया। मैं 1 मिनट का समय लेता हूँ। यदि ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो तुम हमको ये पत्थर और ये ईंटा मत मारो, हम ये अंडा मत फेंको, तुम मुझे गोली मार देना। और बोला लो ये मैं अपना पिस्तौल तुमको दे रहा हूँ। और उसके बाद पब्लिक चुप हो गई। और जब उसने बजाना शुरू किया और सब लोग अपनी टीम के डर गए थे, फिर इसने इशारा किया और बोला कि देखो मेरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से फॉलो करो, नहीं तो ये मामला बिगड़ चुका है, ये शो खराब हो चुका है और इसको सुधार केवल हम ही सुधार सकते हैं और कोई नहीं सुधार सकता। बस उसके बाद वो स्टेज पे आया और लोगों ने इतना बढ़िया बजा, उसका रिकॉर्ड अभी भी बिकता है। हम लोगों को लीडरशिप और मैनेजमेंट थ्योरी में ये पढ़ाया जाता है, उसका रिकॉर्ड भी दिया जाता है। और इतना सुंदर बनाया कि वो एक नमूना हो गया। लोग अभी भी उसको याद भी करते हैं, सुनते भी हैं और उसके बाद मैनेजमेंट और लीडरशिप के क्वालिटी पर उसको सुनाते भी हैं। अब इसके बाद सारी पब्लिक जा करके जितना भी मंच पे गंदगी था उसको सब हटा के उसको फूल से भर दिया। और फिर उसके बाद लेकिन उस आदमी को जिसने उस पे कमेंट किया था कि आप बीच से हट जाओ, उसको हटाया नहीं, क्योंकि वो उसका मालिक था ना। अब वो समझता था कि ये रिकॉर्डिंग अच्छा बजाता है, ऑड शब्द बोल दिया तो क्या हुआ, लेकिन जब तक इसकी जगह दूसरा अच्छा रिकॉर्डिंग बजाने वाला नहीं मिलेगा तब तक तो इसको रखना पड़ेगा, नहीं तो मेरी कमाई बंद हो जाएगी और इन लोगों की भी कमाई बंद हो जाएगी। फिर सबके जाने के बाद और इतना प्राइज मिला और इतना कैश भी लोगों ने दिया, इतना ऑनर मिला, वो और भी फेमस हो गया जुबिन नेता। तब उसने अपने सबऑर्डिनेट्स लोगों को बताया कि देखो ये सही है कि मुझे सब इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, लेकिन ये भी ध्यान से समझो कि मेरे नहीं रहने से कितना मिसमैनेज हो जाता है। मेरी वजह से ही तुम बेस्ट रिकॉर्डियन बजाने वाले बने हो, मेरी वजह से ये बेस्ट तबला बजाने वाला हुआ, मेरी वजह से हर इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला दुनिया का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हुआ। अब मेरा इस इशारे का मतलब ये साइड चुप हो जाए और ये साइड ऐसे का मतलब ये साइड बोलना शुरू करे। मेरे इसका मतलब कि सब आदमी थोड़ा सा स्लो बजाना शुरू करे। मेरे इस इशारे का मतलब हर इशारा हम आपको करते हैं कि एज ए टीम हम लोग 50, 100, 200 आदमी हैं, एज ए टीम हम लोग केवल एक है। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा परफॉर्मेंस बहुत सुंदर रहे। इसलिए यदि तुम लीडर की बात नहीं मानोगे, जैसे वो सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, यदि वो महिला जो मैट्रिक पास होके टेस्ट ऑफ बिहार बनाती हैं और वो यदि अपने वर्कर से काम लेना बढ़िया नहीं जानेंगी तो उनका दानापुर में वो टेस्ट ऑफ बिहार वाला लड्डू इतना फेमस नहीं होगा, जिसके लिए कल्पना मैम को भी अप्रिशिएट करना पड़ा। उनमें वो टैलेंट है कि अच्छे अच्छे लड़कों से बुला करके काम करवा ले, उनको हटा दिया जाए तो उनका दुकान फेल हो जाएगा। उनमें ये टैलेंट है और वो लीडर हैं। वो क्या है? वही लीडर हैं। समझ गई? उनमें लीडरशिप क्वालिटी है। हर आदमी जो छोटा छोटा एंटरप्रेन्योर, आप लोग जो अपना अपना इंडस्ट्री चला रहे हो, अपनी अपनी इंडस्ट्री के आप मालिक हो, अपने लीडर हो, आप लोगों से काम करवा रहे हो। तो किसी का कॉटन का बिजनेस अच्छा चल रहा है, किसी का कोई बिजनेस, किसी का फूड ग्रेन्स का, सोयाबीन का बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप में उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है। लीडर को पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, नंबर 1। लीडर को अपने ग्रुप के लोगों से ज्यादा समझ होना चाहिए। नंबर 3, कंपटीशन में बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत सारे हुए, उन सबसे मेरा क्वालिटी अच्छा होगा तभी ना
अभी मीठापुर में एक पकोड़ा बजाने वाला था जब हम मीठापुर रहते थे, इतना बढ़िया बनाता था कि उसके पीछे लाइन लगी रहती। अब एक वो बोरिंग रोड में, एग्जीबिशन रोड में एक सरदार जी है जो समोसा बनाता है, उसका दूरदर्शन के अपोजिट में, वो पूरे 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 पटना में फेमस है, पूरे दुनिया में। एक बहुत बड़ा होटल भी खोला है और मतलब उस होटल में ही हमारे बच्चे का रिसेप्शन हुआ। तो कहने का मतलब वो अरबपति हो गया, वो छोटे से दुकान से, वो समोसा से और वो चॉप से। तो वो क्या है, उस चीज का नॉलेज भी रखता है, उस चीज का स्किल भी है, उसमें सेल्समैनशिप भी है, उसमें सारे गुण हैं। आप सभी इंटरप्रेन्योर्स, आप छोटे छोटे इंटरप्रेन्योर में ये गुण होना चाहिए। बोला मुझे सब चीज चलाने नहीं आता, लेकिन मुझे मालूम है कि कौन आदमी कौन काम कर सकता है। जैसे वहां पे उस एंशिएंट एज में उस आदमी ने दूर रह करके पहचान लिया कि इसको शूटिंग का काम दो, इसका औरतों को घर में रख दो, इसको फिर ये हथियार बनाने का काम दो, और सबके टैलेंट का उपयोग करके समय से रिजल्ट दे दिया और परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। और सब कोई शाम को बढ़िया से डिश करते थे, एक आदमी भी रोता नहीं था कि हमारे यहाँ हमारा एक आदमी चला गया, हमारे यहाँ डेथ हो गई, और खूब बढ़िया से लोग एंजॉय करने लगे। और इसी समय लीडर की क्वालिटी की पहचान हुई। तो आप में सारे टैलेंट होंगे तब आपके ग्रुप के मेंबर आपको लीडर स्वीकार करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, है ना। और अब देखिए, अब उसमें भी उसने प्लानिंग किया, प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट किया। कल जैसे कल्पना मैम सब प्लानिंग कर रही, कल मैंने देखा कि उनका काम अच्छा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं मैनेजमेंट, हम आईटीए के रजिस्ट्रेशन का जिम्मेवारी, तो हमने 1 मिनट देरी नहीं की, रात को ही उनको डायरेक्टर फाइनेंस बना दिया। और जो डायरेक्टर फाइनेंस है वो 1 साल से कोई भी आदमी इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। ये लेडीज लोग आकर के अब हमने देखा कि नहीं ये कर सकती हैं, तो ये काम इनको देना चाहिए, इस चीज को लीड वही करेंगी। आकांक्षा बोली कि मैं लोगो बना दूंगी, तो मैंने उनको दे दिया, आप वो बना दो। तब तक देखे कि ग्रुप के सारे लोग आकर के जुट गए। रविंद्रनाथ ने कहा ना, यदि कोई तुम्हारा साथ नहीं दे तो अकेले चलो और सारी दुनिया आपके साथ हो जाएगी। अब रिजल्ट मिलने लगेगा। और पहला क्लाइंट ये दोनों औरतों ने लाया। तो मतलब जो काम करता है उसके टैलेंट को पहचानिए, उसको उसी हिसाब से काम कीजिए और उसको मोटिवेट कीजिए। अंदर जो अच्छा काम कर रहा है ना, उसकी बड़ाई जरूर कीजिए, बड़ाई कीजिए। तो उसने क्या किया, प्लानिंग किया, कोऑर्डिनेशन किया, कम्युनिकेट किया एक दूसरे को, मतलब रिपोर्ट भी लेना, रिपोर्ट देना। नंबर 4 मतलब डिसीजन लिया, इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट लेने के बाद फिर डिसीजन लिया कि भाई इतने लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। उसी समय ट्रेनिंग का भी जन्म हुआ, उसको प्रशिक्षण दे के लोगों को योग्य बनाया गया, है ना। अब बताओ, डिसीजन लेना क्या हुआ कि पहले अपने प्रॉब्लम को समझिए और खाता में लिख लीजिए। मेरा प्रॉब्लम है कि हमारा इंटरप्राइज, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको खूब कमाई हो, खूब, और मेरा खूब नाम हो, मेरे क्वालिटी को लोग अप्रिशिएट करें। उसको पूरा अपने कागज में लिख के एकदम मंथन करके उद्देश्य को लिखिए। और उस उद्देश्य की हो सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, उसको 1 2 3 4 करके लिखिए। और सारे तरीकों को देखिए, सारा चीज हम पूछेंगे असाइनमेंट में। इन सारे तरीकों का एनालिटिकल, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए और उसके लाभ और हानि को नोट कीजिए। ये काम करने से ये लाभ होगा, ये करने से ये नुकसान होगा, ये लाभ नुकसान सारा चीज लिखिए। और ये तुलनात्मक अध्ययन करके जिस सॉल्यूशन से सबसे अच्छा से, सबसे सुगमता से हमारा उद्देश्य का प्राप्ति हो जाए, उसको उस उपाय को चुन के उसको अडॉप्ट कर लीजिए। यही डिसीजन लेना हुआ। तो डिसीजन भी लेने लगा, लोगों से रिपोर्ट भी लेने लगा, जिसका परफॉर्मेंस कम होता था उसको ट्रेनिंग देने लगा। और फिर इस तरह से हमारा वो बहुत बढ़िया था। और यही आदमी लीडर बन गया।
यही आदमी लीडर बन गया। और जो अच्छा करते थे उनको मोटिवेट करने लगा। अब मोटिवेट कैसे करते हैं हम लोग? किसी को अच्छा, जिस योग्य है वो पावर दे दीजिए, जिस योग्य है उसको वो पावर दे दीजिए। हमने जो जो लोग सामने आए उनको वो पावर दे दिया। बीके संजय उनको ट्रेजरर बना दिया, बहुत ऑनेस्ट और ये है। और एक एक मिनट हमने लिया डिसीजन मतलब लेने में और उसको इम्प्लीमेंट, और एकदम जादू की तरह। और फिर हम असर होने लगा। आपको इतने अच्छे लोग पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, हमारे पास ऐसा ट्रेनर का ग्रुप आ गया कि आपको मजा आ जाएगा कि लाइफ में आपने ऐसी ऐसी चीजें नहीं सुनी होंगी, ऐसा ऐसा ज्ञान नहीं मिला होगा, ऐसा मिलेगा। अभी इसी में अब देखिए, फिर वो मोटिवेट करता था। मोटिवेट मतलब मोटिवेट मतलब बिना किसी के बोले हुए लोग अब आप आ रहे हैं कि सर हमको ये काम दे दीजिए, अब ये काम दे दीजिए। हमने वैसा वातावरण बना दिया कि लोगों की इच्छा जागृत हो गई, है ना। इनर ड्राइव टू वर्क मोर, भीतर से आवाज आ रही कि नहीं नहीं अब काम करो। अब बहुत ज्यादा भाषणबाजी और बहुत ज्यादा, कुछ लोग खाली लंबा लंबा भाषण मीठा मीठा बोल देते हैं और काम को जब देते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर भाषा में बोल के अपने को अलग कर लेते। लेकिन हमने देखा ये 2-4 लेडियां जो आई वो काम क्या, मतलब वो काम करके दे रही हैं हमको, तो भाई उनको क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे? हम बात करने वाले को क्यों पाल के रखेंगे अपना? ठीक है भाई, अपना भाषण देते रहो। तो प्रश्न ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट, ये डिसीजन लेना, मोटिवेट करना। मोटिवेट, अब देखिए एक मच्छर आता है हाथ, मच्छर आता है ना, हाथ पे बैठता है या कीड़ा बैठता है, तो हमारा बायां हाथ में मच्छर बैठा, दाहिना हाथ अपने आप उठ करके उसको ऐसे मारता है, मार करके फिर उसको सहलाता है, फिर करके उसको करके उसमें दवाई लगाता है जिससे कि उसकी जलन कम हो जाए। इस दाहिने हाथ को किसने कहा कि जाके बाएं हाथ को तुम दर्द हो रहा है उसको सहायता करो? ये बाएं हाथ में काटा, हमारे दिमाग में गया कि इसमें दर्द हो रही है, इसमें दर्द हुआ, हमारे दिमाग ने हमको इन्फॉर्म किया, हमारे दिमाग ने इन्फॉर्म करते हुए हमारा दाहिना हाथ इमीडिएटली जा करके उसको उस दर्द को दूर करने गया। ज्यादा फूल गया तो हम डिटॉल लगा लिया, कुछ लगा लिए। ये क्या, मेरा सेंस काम किया और हमने इम्प्लीमेंट किया और काम कर दिया, मेरा काम सक्सेस हो गया, सिंपल। और ये हमने मतलब इनर ड्राइव टू वर्क मोर इज मोटिवेशन, है ना। अब इस मोटिवेशन का ग्राउंड हमने बनाया जिसपे आज हमारे दूसरे स्पीकर हमारे विनय जी बोलेंगे। आज उन्होंने हम बताया था, आज सवेरे उनसे बात किया। तो एक चीज देखिए, लीडर क्या में सबसे पहला चीज होता है कि अपने ग्रुप के मेंबर से ज्यादा ज्ञान होता है। नंबर 2, ग्रुप से काम करवाने की क्षमता होती है। नंबर 3, प्लान बनाने की क्षमता होती है। नंबर 4, सब लोगों को जोड़ने की, जैसे ये बहुत बड़ा कल्पना मैम को, उनका टैलेंट को मैंने देखा, सब लोगों को जोड़ने का काम होता है और सब लोगों को। और नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन लोगों को वर्क डेलीगेट करने का मतलब ताकत होता है। नंबर 6, लोगों को जो अच्छा कर रहा है उसको मोटिवेट करने का ताकत माने क्षमता होता है, रिवॉर्ड देने का क्षमता होता है। और जो अच्छे नहीं करते उसको डिस्करेज नहीं करके उसको ट्रेनिंग दे के उसको उपयुक्त बनाने का, जैसे अभी आप लोगों को और बढ़ाने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर दिया और इंटरनेशनल ट्रेनर्स लोगों को बुला करके बिहार में, जो बिहार में भी, बिहार कम नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। हम लोग अपने टैलेंट के बल पर ही दुनिया में नाम कमाए हुए हैं। और आप लोगों को जो कल हमने देखा है, आप में भी किसी में कोई टैलेंट की कमी नहीं थी। हमें गर्व महसूस हुआ कि हमारे बिहार में ऐसी ऐसी महिलाएं हैं। फिर लोगों से रिपोर्ट लेने की, मतलब अब रिपोर्ट लेने में भी बहुत गलतियां, कुछ लोग जिससे झगड़ा हो जाता है वो गलत रिपोर्ट कर देते हैं। लेकिन लीडर में ये क्वालिटी होती है कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ये जान करके वो एक्शन ले। अच्छा, अब देखो एक चीज और है कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसके आधार पर हम आपसे पूछेंगे कि चलो आज एक वर्क असाइनमेंट देंगे कि एक्शन प्लान बनाइए। आप जो हमारे ट्रेनिंग में सीखी हैं उसको कैसे कैसे कार्य रूप में परिवृत्त करेंगी, ये हमको योजना बना के दीजिए, उसको बोलते हैं एक्शन प्लान।
ये सारा चीज करने की क्षमता लीडर में होती है। और लीडर जो होता है खुद काम कम करता है और दूसरों से काम लेने की आर्ट को जानता है और दूसरों पे प्रभाव अपना डालता है। लीडरशिप स्टाइल 4-5 तरह के होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, सारी चीजें हम कल के उसमें बताएंगे, लाइसेंस प्लेयर, और ये सारी चीजें इसको ध्यान से, क्योंकि आज के लिए इतना काफी है। और इसमें इसके आगे मोटिवेशन हमारे विनय जी बताएंगे। इसका ग्राउंड हमने खड़ा कर दिया, एक ही पार्ट वो बताए थे कि हम इसमें लेके आगे बढ़ेंगे, और ग्राफिंग वगैरह के बारे में बता रहे थे। वो नया सब्जेक्ट है कुछ, वो भी हम भी सीखेंगे। और एक दूसरा कि हमेशा कमेंट और क्रिटिसिज्म से घबराना भी नहीं चाहिए, और उस समय एक नया एक्शन लेना चाहिए, नया एक्शन, और चुपचाप एक बढ़िया एक्शन लीजिए जो एकदम 10 मिनट में माहौल बदल दे। और माहौल बदल के और लीडर ऑटोमेटिक, लोग अपने ग्रुप में जब काम, अपने ऑफिस में भी जब आप काम करते हो तो जो अच्छा बोलता है लोग बोलते हैं तुम जाके बोलो, और वो जाके समझाता है तो वो बात इम्प्लीमेंट हो जाता है। और जो जो आदमी जो अच्छा काम करता है, जो अच्छा खाता लिखता है उसको अच्छा खाता लिखने को देता है, जो जिस योग्य है उसको वही काम दे दिया जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टैलेंट, ये लीडर का बहुत बड़ा काम है। ये सारे चीजों का क्वालिटी मिला के एक लीडर बनता है, नेता बनता है। और नेता रिजल्ट में विश्वास करता है, खाली भाषण देने में नहीं। हमने पहचान लिया एटीआई में खाली बकर बकर बोलने वाले कितने हैं, और एक्चुअली काम करके ले आकर रिजल्ट दे देने वाले कितने हैं। और अकॉर्डिंग टू द टैलेंट नो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क। और लोगों ने जब ऐसा किया तो जो काम 2 साल से नहीं हो पाया वो हमको लग रहा है कि 1 महीना में हो जाएगा, और आज हम ट्रेनिंग भी करा रहे हैं, है ना। तो ये सारे लीडरशिप का जन्म कैसे हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का जन्म कैसे हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा क्या है, मैनेजमेंट का जन्म कैसे हुआ, मैनेजमेंट की परिभाषा क्या है, प्लानिंग क्या है। प्लानिंग क्या है? किसी काम को करने के पहले उसकी रूपरेखा तैयार करना, काम करने की गतिविधियों को लिख लेना, ये प्लानिंग है। ये सब का डिफिनीशन बन गया। कोऑर्डिनेशन क्या है कि एक काम को दूसरे काम से कैसे जोड़े, एक आदमी के काम को दूसरे आदमी के काम से चैनल वाइज कैसे जोड़े, ये कोऑर्डिनेशन हो गया। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को हम अपना प्रोग्रेस और अपना संवाद दे सकें, जिससे कि उसके आगे का वो एक्शन ले सके, है ना। और उसके बाद मोटिवेशन हो गया कि इस तरह का माहौल बनाए, जो अच्छा कर रहे हैं उनको इतना मोटिवेट कर दें को दौड़ दौड़ के। अभी हमारे यहाँ देख रहे हैं कि सब कोई दौड़ दौड़ के आ रहा है कि सर हम ये कर देंगे, सर हम ये कर देंगे, सर हम ये कर देंगे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि एक माहौल जो इंस्टीट्यूट में बन नहीं पा रहा था वो बन गया, अचानक ऊपर वाले की कृपा है। और वो बड़ा अच्छा संजोग, हमने सब टैलेंट को पहचान को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया। तो लीडर हमेशा काम टू गेट द वर्क डन थ्रू अदर्स पे विश्वास करता है, रिजल्ट पे विश्वास करता है, और किसी से भी कोई खराब रिलेशन बनाने से रोकता है। जिसको नहीं समझ में आता वो बोलता है कि बहुत बोलते हैं, और जैसे सुबिन मोटा को बोलते हैं इनको आप हट जाइए सर, लेकिन अब जब मेरा काम देख में आएगा, जब हम स्टेप बाय स्टेप जो कदम लेते हैं उसका रिजल्ट लोग देखेंगे, तो उनका जो है जबान अपने आप बंद हो जाएगा। और उस आदमी को अपने टीम से निकालना भी नहीं है जो मेरा क्रिटिसिज्म करता है, क्योंकि उसकी तरह काम करने वाला जब तक दूसरा आदमी नहीं आएगा तो जगह वैकेट हो जाएगा। वो वैकेट हो जाएगा तो फिर उसको कौन करेगा। तो बुद्धिमानी से वो यदि चिल्लाए तो हमको नहीं चिल्लाना है ना। ये सारे गुण लीडरशिप में होते, लीडर में होते हैं। और लीडर जो होता है ना, औरों के पेरेंट्स के फादर की तरह या मदर की तरह होता है। जैसे आप लोगों के ग्रुप के लीडर कल्पना मैम है, अब हम लोग जो कर रहे हैं वो सब लीडर का ही काम कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से उसका जन्म हुआ। प्लानिंग क्या है, डिसीजन क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, रिपोर्टिंग के बाद ट्रेनिंग क्या है। हमने कल डिफिनीशन ट्रेनिंग का भी दे दिया। याद हमेशा रखिएगा कि एक भूखा आदमी दरवाजे पे आ जाए
तो मछली का 2 टुकड़ा दे दीजिए, थोड़े देर के लिए भूख मिट जाएगी। लेकिन उसका परमानेंट भूख मिटाना है तो उसको मछली मारने की ट्रेनिंग दे दो, जिंदगी भर खुद खाएगा, दूसरों को खिलाएगा, उसके घर कोई भूखा नहीं मरेगा और हमेशा आनंद से राजा की तरह, रानी की तरह रहेगा और दूसरों को भी एक अपना उदाहरण देता रहेगा। और आप सारे एंटरप्रेन्योर जितने हैं, एक एक छोटे छोटे क्वीन हैं, छोटे छोटे एक अपने 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 एंटरप्रेन्योर के अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं और आप अच्छा कर रहे हो और यू विल गेट सक्सेस। अब हम इसके बाद का सेशन विनोद कुमार को दे रहे हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस संबंध में यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप बेहिचक हमसे पूछिए। और एक क्लास और भी है कल का। और अब देखिए इसमें एक TNA का लिखा हुआ है, TNA लीडरशिप। अब जो हमने बताया ना, TNA क्या होता है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्या होता है कि हम इस स्टैंडर्ड का परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने चाहिए, हमको ये स्टैंडर्ड चाहिए और हम इससे कम है। ये जो गैप है, ये हमारा परफॉर्मेंस और उनके परफॉर्मेंस, उसको परफॉर्मेंस गैप बोलते हैं। इसकी वजह से हमारा रिजल्ट या प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। तो हम पता लगाएंगे कि इन लोगों में, काम करने वालों में कहाँ कहाँ कौन कौन से नॉलेज की कमी है, कौन कौन से स्किल की कमी है। उस नॉलेज और स्किल को दूर करने के लिए हमको कौन कौन सा ट्रेनिंग देना होगा, इसको ट्रेनिंग नीड एनालिसिस बोलते हैं, है ना। इतना ही, धन्यवाद। मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद धन्यवाद, Yes, sir. थैंक यू सर, हम लोगों का भी धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सर। बहुत कुछ जानते हुए भी लोग उसको रिमाइंड नहीं कर पाता, बट ये बहुत Thank you, अच्छा sir. Thank you so सेशन रहा। much. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर गॉड बहुत ब्लेस। इम्प्रेसिव you. रहा, बहुत अच्छा रहा। हम लोग को बहुत नॉलेज मिला आपके बताने से। आगे Thank जरूरत you. पड़ेगी तो आपको कॉल करके बात करते रहेंगे। जरूर जरूर, एकदम थैंक यू सर, वेरी स्वागत है। इम्प्रेसिव। हम लोग ऐसे ही एकदम यूनिक चीज देंगे, सबसे हटके देंगे। किताब पढ़ के तो बहुत बातें देख लेंगे आप, और एक चीज और अपने में एक मेरिट पैदा करिएगा। किसी भी चीज की परिभाषा जो आप देख रही ना, अपने से लिखिएगा, और उसके बड़े बड़े राइटर के परिभाषा से जब कंपेयर करिएगा ना, तो देखिएगा क्या कि आपकी परिभाषा भी उस बड़े परिभाषा से मेल खा रहा है। तो आप देखेंगे कि अरे हम भी बड़े आदमी हैं, हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमेशा आपको मोटिवेशन आएगा कि हम भी परिभाषा बनाए, है ना। तो परिभाषा भी आप खुद बनाइए, और ये घर में खुद ज्ञान की दुनिया में मतलब ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ना है, तो ज्ञान के पावर को आगे बढ़ाए, और ज्ञान से ही आप सबको लीड कर सकती हैं। लीडर को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान होता है, बहुत बहुत उस धन्यवाद एक्स्ट्रा सर, ज्ञान 2 से बज दूसरों गया को है। बस में रखता है। चलिए विनय जी, अब थैंक यू आप सर, थैंक यू अमिताभ सर, थैंक यू। और आपने बहुत कुछ Welcome. बता दिया इस कम समय में, बहुत अच्छे से बता दिया। एक बार मैं उसको कंक्लूड कर देता हूँ। आपने बताया कि एक लीडर को गुड प्लानर होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन एंड डेलीगेशन ऑफ वर्क जानना चाहिए, टीम वर्क, then skills to identify skill and strength, training and development, self motivation, and knows how to motivate others, monitoring, providing support and resources, good communicator, knowledgeable, passion, strength and weakness. इतना कुछ आप कवर कर लिए सर 1 घंटे में। थैंक यू, ग्रेट सर। थैंक यू चलिए तो इसके आगे थोड़ा सा मोटिवेशन एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा और उस टॉपिक से मैं कोशिश करूंगा कि आपको मोटिवेट करूं, ठीक है। तो बिफोर वी स्टार्ट, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जिंदगी की साइकिल कैसे अच्छे से चलेगी, ठीक है। तो आप सब में से साइकिल तो सब लोग चलाए होंगे। पहले ये बताइए, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है ओके, चलिए, थैंक यू। तो भी आना चाहिए।
आप अच्छा, ठीक अपना है। वीडियो ओके ओके। हाँ, ओके। वेरी गुड। तो ये जिंदगी की साइकिल कैसे अच्छे से चलेगी? तो साइकिल, जनरल साइकिल तो सब लोग देखे होंगे, चलाए भी होंगे, साइकिल, बाइक, स्कूटी सब लोग चलाए होंगे। तो अभी ये एक छोटा सा ड्राइंग बनाया मैंने साइकिल का, ठीक है? ऐसा ही दिखता है साइकिल। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश किया है मैंने बनाने का। तो अब साइकिल आप लोग चलाए हैं या देखे भी हैं चलाते हुए बहुत लोगों को। मुझे एक छोटा सा चीज बताइए कि अगर साइकिल के पीछे वाले पहिए में हवा कम हो या ना हो तो क्या होगा? साइकिल गिर जाएगी सर, गिर जाएगी? नहीं नहीं आगे चलेगी मतलब। चलने में प्रॉब्लम आगे करेगी हो जाएगी, आगे पहला साइकिल चक्का को बहुत- बहुत भार मिलेगा सर। सर। हाँ, बहुत चलने में heavy हो जाएगा, कम होगी। हेवी हो heavy जाएगा। होगी। वेरी गुड वेरी गुड। Heavy हेवी होगा। हेवी हो बहुत heavy जाएगा। हो जाएगा। चलाने में बहुत बहुत परिश्रम करना कठिनाई पड़ेगा। हो हमारा जो सकती है। पैडल है, पैडल के ऊपर हमें काफी एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना? तो अभी देखिए कि साइकिल के पीछे के पहिए में हवा नहीं है या कम है तो कितना भारी चलने लगा। तो वैसे ही जिंदगी की साइकिल में अगर पीछे के पहिए में हवा ना हो या कम हो तो हमारी जिंदगी भारी चलने लगती है और हम कहते हैं कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत मुश्किल है। जबकि हमें ये नहीं पता होता है कि हमारे पीछे के पहिए में हवा कम है। तो जनरल साइकिल में कौन सा हवा डालते हैं ये सबको पता है, लेकिन जिंदगी की साइकिल में पीछे के पहिए में कौन सा हवा डालेंगे? तो एनी गेस? पीछे के पहिए में, जिंदगी के पीछे के पहिए में कौन सा हवा डालेंगे? मेहनत की हवा, इसको कहते हैं नॉलेज। नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। यस, नॉलेज क्या है ना कि किस तरह का नॉलेज? नॉलेज दुनिया में बहुत तरह का है। काम करने का नॉलेज, खाने का नॉलेज, सोने का नॉलेज, चलने का नॉलेज, कपड़े पहनने का नॉलेज। एक्सपीरियंस क्या? सर, एक्सपीरियंस। यस यस, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस चीज का? तो जो जिस प्रोफेशन में हम हैं, जो काम हम कर रहे हैं, उसका नॉलेज चाहिए, राइट? यस सर। तो अगर ये नॉलेज का हवा हमारे पहिए में होगा, पीछे के पहिए में, तो हमारे साइकिल का जो पैडल है स्मूथ चलने लगेगा, जिंदगी बहुत स्मूथ चलने लगेगी और हम कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई साइकिल का पंचर बनाने वाला है और उसे मालूम है कि पंचर कैसे बनाते हैं, कितने तरह का टायर, ट्यूब, किस कंपनी का, किस प्राइस में, किस साइकिल में कौन सा ट्यूब जाएगा, ये सब अगर उसको मालूम है तो उसका काम अच्छे से चलता रहेगा। अगर उसको ये नॉलेज नहीं है तो फिर उसका काम कहीं ना कहीं वो मुश्किल फेस करेगा, है ना? तो हम जो काम कर रहे हैं सबसे पहले उसका नॉलेज, उसके बारे में हर कुछ मालूम होना चाहिए। उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सारी जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए। एक, ठीक है। अब पीछे का पहिया, अगर मान लो आपने एक लक्ष्य तय किया है कि मुझे इतनी दूरी तय करना है साइकिल से, तो पीछे का पहिया अगर हवा कम है तो क्या होगा कि हम स्लो चलेंगे और अपने लक्ष्य तक बहुत लेट से पहुंचेंगे, थके हारे हुए पहुंचेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम जिंदगी में उस लक्ष्य तक, बुढ़ापे तक पहुंचेंगे। और हो सकता है अगर हवा कम है तो रास्ते